चलो शैल वी स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग ने क्या क्या पढ़ा है? हाँ वो ठीक है, वो करने के बाद में 2 ही पेज बाकी है ना। क्या क्या पढ़ा था तुमने फर्स्ट चैप्टर में? डॉक्ट्रिन्स पढ़ा था उसमें। इंडोर, कंस्ट्रक्टिव और अल्ट्रा वायरस पढ़ा था। फ्रंट और बैक फ्रंट एंड बैक मुझे ना फ्रंट एंड बैक एंड भी नहीं पता है क्या ये। एमसीए में। हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, क्या बोल रहा है। मुझे लगा इंडोर का कुछ लगा दिया क्या उसने। कोई नहीं, होता है डे एंड पे ऐसा होता है शुभम। ओके, क्या खाया तू? वड़ा पाव खाया बजरंग का, गोपाल अन्ना का। बजरंग को तुमने दगा दे दिया क्या आजकल? चलो शैल वी स्टार्ट, आ जाओ। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, which talks about legal status and type of registered office, registered companies। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमको बाइफर्केशन पता है क्या, कैसा है कंपनी लॉ का? 60-40 है। पार्ट ए 60 है, पार्ट बी 40 है। पार्ट बी कंप्लीटली टॉक्स अबाउट मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, बाकी सब कुछ किधर जाएगा? पार्ट ए में जाएगा। पार्ट बी छोटा है कंपैरेटिवली और काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बट है थोड़ा टेक्निकल है पार्ट बी। पार्ट ए बड़ा है बट कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट क्विकली बिफोर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। अभी डेफिनेशन ऑफ कंपनी पढ़ के ना दुनिया में कभी कोई नहीं समझ सकता कंपनी है क्या। ठीक है, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2। सेक्शन 2 के बाद हमेशा क्लॉज आता है, ऑलवेज। कभी भी कोई भी सेक्शन के बाजू में नंबर होने दो, इट विल बी सब सेक्शन। सिर्फ सेक्शन 2 के बाजू में इट इज क्लॉज 20। कभी भी डेफिनेशन में इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 20। डू यू अंडरस्टैंड? so it is not subsection 20, it is clause 20। ठीक, okay। a company means a company incorporated under this act or under previous company law। बढ़िया। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है? कंपनी वो है जो इनकॉर्पोरेट हुई है ये एक्ट के अंडर। ये एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है क्या? रजिस्टर करना जरूरी है क्या? मैंडेटरी है? किसके साथ? महिला कैसे? कौन? अनरजिस्टर्ड कंपनी। अनरजिस्टर्ड कंपनी वो लोग पार्टनरशिप्स को बोलते हैं या एसोसिएशंस को बोलते हैं। ठीक है, अगर कंपनी है तो वो रजिस्टर होनी ही है। कंपनी हैज तुमने 12वीं में पढ़ा रहेगा, 11वीं 12वीं में, इट हैज द सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस। वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन ही नहीं सकता जब तक रजिस्टर ना करे। तो इट इज मैंडेटरी हैंड्स डाउन। क्लियर? ठीक है, ओके। कहाँ थी मैं? हाँ, तो रजिस्टर करना किसके पास? आरओसी के पास, विच इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो वेबसाइट है ना, दैट इज MCA 21, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21। सो ये जो सारे ICSI, ICAI, ICMAI, ये सारे MCA के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो जो सारे रूल्स वगैरह है ना, वो सब किसके अंडर आते हैं? MCA के अंदर, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। श्योर इनफ? ठीक है, ओके। सो कंपनी का डेफिनेशन हमने पढ़ा। इन कॉमन लॉ, अभी ये कॉमन लॉ क्या चीज है? जिसने मेरे साथ EET पढ़ा है ना, उनको नहीं आया ना ये कॉमन लॉ? हाँ बताओ, मैंने तो तुमको टॉट्स भी पढ़ा है। हाँ, तो कॉमन लॉ क्या होता है?
कॉमन लॉ टॉट होता है। व्हाट इज कॉमन लॉ? और अनकॉमन लॉ क्या होता है? सॉरी यार। Okay, there are two types of laws. One is statute law and another one is common law. Statute law मतलब जो एक्ट से आया हो, इस स्टैट्यूट लॉ, ठीक है। बट मुझे एक छोटे बच्चे के नहीं, छोटा बच्चा नहीं, बड़ा आदमी कुत्ते को घुमाने लेकर गया था। वो कुत्ते को मुझे देख के पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे आके काट लिया, ठीक है। अभी काट लिया तो मुझे दुखा, इंजेक्शन लेने पड़े, नुकसान ही हो गया, पेन बर्दाश्त हुआ, मैं कोर्ट चली गई उस पे केस फाइल करने। ओनर पे ना, उसने संभाला नहीं, बराबर है। तो मैंने ओनर पे क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। मतलब क्या है, डे एंड इफेक्ट है क्या? तो ओनर पे केस फाइल कर दिया ये बोल के कि उसके कुत्ते ने मेरा नुकसान ही किया है। अभी जज सोच रहा है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो कुत्ते की सजा ओनर को दे सके। समझ में आ रहा है? सो देयर इज नो स्टैट्यूट। क्रिमिनल में डाल नहीं सकते क्योंकि कुत्ते को कैसे क्राइम किया बोल सकते हैं, ह्यूमन क्राइम करता ना। सिविल लॉ है नहीं, बराबर है। इन दैट सिचुएशन पर मैं अगर कोर्ट के पास गई हूं तो कोर्ट कुछ तो फैसला देगा या मुझे बोलेगा सॉरी लॉ नहीं है, घर जा? जस्टिस देगा ना। तो जब भी कोर्ट के डिसीजन से लॉ आता है, इट इज कोर्ट के डिसीजन से जो लॉ आता है उसको हम कॉमन लॉ बोलते हैं। जिसका कोई एक्ट नहीं है बट कोर्ट का डिसीजन से लॉ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ। एंड कोर्ट के डिसीजन को प्रेसिडेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PRECEDENTS, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस इज नथिंग बट डिसीजन ऑफ कोर्ट, ठीक है। सो जो प्रेसिडेंट से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस पे कोई एक्ट नहीं है, कोर्ट ने बोला, इसीलिए टॉर्ट्स का कोई एक्ट नहीं है, कॉमन लॉ है। समझा? In common law, a company is a legal person or legal entity separate from its members. Now, who are members? For now, shareholders. मैं ये थोड़ा सा चेंज करूंगी आगे जाके तुम्हारा व्यू, बट फिलहाल के लिए शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स। तुमने गारंटी कंपनी पढ़ी बाय एनी चांस? नहीं पढ़ी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी? नहीं। ईटी का तो मैं उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लीगल पर्सन या लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो शेयर मेंबर्स मतलब फिलहाल के लिए शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से कंपनी अलग है, शेयर होल्डर से कंपनी अलग है। जो भी कंपनी असेट खरीदती है वो कंपनी के नाम पे, शेयर होल्डर के नहीं। कंपनी का लायबिलिटी खुद का, शेयर होल्डर का नहीं। कंपनी एम्प्लॉय करती है लोगों को, शेयर होल्डर नहीं। समझा? समझा? A company continues to exist even after its members have left or died. सारे मेंबर मर गए ना। एक केस हुआ भी था जहां पे एक जनरल मीटिंग हो रहा था। जनरल मीटिंग है शेयर होल्डर का मीटिंग, ठीक है। शेयर होल्डर का मीटिंग हो रहा था, तभी वॉर का टाइम था, बॉम्ब गिर गया वहां पे और सब मर गए, इंडिया के में। तो वहां पे बॉम्ब गिर गया और सारे के सारे मर गए, ठीक है। इन दैट सिचुएशन क्या कंपनी भी मर गई? कंपनी का तो एग्जिस्टेंस चालू रहेगा, बट अभी शेयर होल्डर आएंगे कहां से? सारे तो मर गए। शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होते हैं और शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर शेयर होल्डर मर गया तो उनके बच्चों को मिल जाएगा ना, शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन जो बच्चे हैं वो नए शेयर होल्डर बन जाएंगे। सो इट इज सेड मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। बराबर है। सो वो हमेशा लॉ के अंडर बनती है, लॉ के अंदर डिसॉल्व होती है। मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। श्योर इनफ? ठीक, ओके। एन एसोसिएशन फॉर्म्ड नॉट फॉर प्रॉफिट also acquires a corporate character and becomes company by reasons of license issued. क्या बोला है?
अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। अभी एनजीओ का नाम सुना, एनजीओ, ठीक है, हाँ, तो क्या है वो, सेक्शन 8 कंपनीज, इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये भी कंपनी होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इसका नाम जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए करते हैं, कुछ एजुकेशन बढ़ाने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने का, वॉट एवर, ठीक है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनती है। अभी उसका नाम जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट नहीं कमाती क्या वो? उसको नॉन प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? हाँ परफेक्ट है। सो प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है, होगा तो मना थोड़ी करेगा, बराबर है। तो प्रॉफिट हो सकता है बट मोटिव प्रॉफिट नहीं है, सोसाइटी का बेनिफिट है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। और कोई भी कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट बनी है, एक चीज समझो, एक नॉर्मल कंपनी की तरह पहले उसको रजिस्टर किया जाता है। क्या किया जाता है? नॉर्मल कंपनी की तरह रजिस्टर अंडर आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, उसके पास फुल रजिस्टर किया जाता है। फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है कि मुझे एनपीओ की तरह काम करना है। समझा मैंने क्या बोला? उसको नॉर्मल कंपनी की तरह पहले आरओसी के साथ रजिस्टर करो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लो, लाइसेंस। लाइसेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 8, ठीक है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट एनपीओ। ये सेक्शन 8 याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में एनपीओ नहीं बोलेंगे, ये फेमस है सेक्शन 8 के नाम पे, ठीक है, तो सिर्फ सेक्शन 8 बोलेंगे। क्लियर? तो लाइसेंस किसके अंडर? सेक्शन 8। नॉर्मल कंपनी की तरह रजिस्टर, फिर सीजी से लाइसेंस अंडर सेक्शन 8, फिर वो काम कर सकती है एनपीओ की तरह, ठीक। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में पढ़ेंगे। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ओज इट्स एक्सिस्टेंस ईदर टू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और टू अ कंपनी लॉ। तो जो भी कंपनी होती है ना, वो दो तरीके से एग्जिस्टेंस में आती है, एक स्पेशल एक्ट से या तो कंपनी लॉ से। स्पेशल एक्ट से कौन सी आती है? जैसे तुम्हारा आरबीआई, it is formed under RBI Act, SBI, it is formed under SBI Act। तुम्हारा LIC, ये सब, एयर इंडिया इज नो, इट इज कंपनीज एक्ट, स्टैट्यूटरी कंपनी है, एक्ट है उसका कोई, कौन सा एक्ट है? नहीं, एयर इंडिया इलेक्ट्रिसिटी लेसन नंबर 1 में ना, वो तो अलग है। कौन सा एक्ट है बताओ? सेक्शन 1 तो स्कोप बताता है बेटा, सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट स्कोप। एयर कॉर्पोरेशन एक्ट, एक मिनट, मैं तेरे जवाब कम। एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953। हाँ परफेक्ट, तो वो स्टैट्यूट लॉ है, ठीक है। सो जो भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म नहीं हुई है, खुद के एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है, तो वो स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है। और स्पेशल एक्ट के अंडर जो भी कंपनी फॉर्म होती है, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। कौन सा कंपनी बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। कंपनीज एक्ट के अंडर नॉर्मल कंपनी विच इज कॉल्ड, उसको भी कोई तो कंपनी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी लॉ के अंडर जो बनी है वो है रजिस्टर्ड कंपनी, क्योंकि कैसे बनी है? रजिस्टर्ड होके, ठीक है। जो स्पेशल एक्ट के अंडर बनी है वो है स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे LIC, RBI, SBI, अभी अभी जय ने बताया एयर इंडिया। सॉरी, क्या बताया उसने? एयर इंडिया। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। श्योर इनफ? ठीक है, तो दो तरीके से कंपनी एग्जिस्टेंस में आता है, एक स्पेशल एक्ट के अंदर और एक कंपनीज एक्ट के अंदर। श्योर इनफ? ठीक। Public corporations like LIC, SBI, etc. have been brought into existence through, whereas companies like Tata Steel, Reliance Industry have been formed under, that is Companies Act 1956, or which has been replaced by Companies Act 2013. ठीक, समझ में आया? चलो आगे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देखते हैं। सबसे पहला, इट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। अभी कंपनी का खुद का नाम होता है,
कंपनी जो भी काम करेगी वो खुद के नेम के अंडर करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर सीएस बन गए, अगर नहीं, तुम सीएस बन गए, ठीक है, और फिर जॉब लेने गए, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री चले गए, रिलायंस इंडस्ट्री में जाके इंटरव्यू दिया और उसने तुमको ऑफर लेटर दिया, सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू में, सीएस को कौन रिजेक्ट करेगा, बराबर है, और उसने ऑफर लेटर दिया तुमको, ऑफर लेटर में मुकेश अंबानी का नाम रहेगा या रिलायंस इंडस्ट्री, बराबर है। सो हु इज हायरिंग? कंपनी इज हायरिंग एंड नॉट द डायरेक्टर पर्सन, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी करता है ना वो खुद के नाम पे करता है, सारे काम खुद के नाम पे करता है, सारे असेट्स खुद के नाम पे होते हैं, सारे लायबिलिटीज खुद के नाम पे होते हैं, उसका खुद का नाम होता है, उसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। और ये सब मिलता कैसे है? रजिस्टर करने के बाद, और वो रजिस्टर के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इज दैट क्लियर? A company incorporated under the act, देखो, company which is incorporated under the act is vested with corporate personality. There's nothing called as unincorporated company, ठीक है, existence ही नहीं होता। Clear? So it bears its own name, acts under the name, may has a seal. What do you mean by seal? हाँ, company seal, which is known as common seal. इसके बारे में पढ़ा क्या तुमने ऑलरेडी? कॉमन सील आएगा, ठीक है। सो कॉमन सील कैसा होता था ना, कंपनी को हम कितना भी बोल देना कि भाई तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो खुद करेगा, सारे एसेट्स तो खुद खरीदेगा, है तो बिल्डिंग, है तो बिल्डिंग ना, साइन कैसा करेगा? करेक्ट है। सो पहले अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ऐसा एक रूल था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पे बनेगा उसको साइन तो डायरेक्टर्स करेंगे, तो डायरेक्टर साइन करने के बाद एक कंपनी के नाम का सील भी बनाया रहेगा, विच इज स्टैम्प, जो सीएस के कस्टडी में रहता है। किसके कस्टडी में रहता है? तो वो स्टैंप लगाया जाएगा। जैसे ही वो स्टैंप लगाया जाता है, इट इज अंडरस्टूड, इट इज डीम्ड कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसने एंटर किया है? कंपनी, ठीक है, इट इज नोन एज कॉमन सील। नाउ जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसमें 2015 में एक अमेंडमेंट आया, 2013 के एक्ट में 2015 में अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट मतलब चेंज इन द एक्ट, ठीक है, चेंज आया जिसमें बोला कि कॉमन सील इज ऑप्शनल, इट इज वॉलेंटरी, ठीक है। नाउ रीजन बीइंग, अरे साइन करने वाले डायरेक्टर, थप्पा मारने वाले भी डायरेक्टर, तो क्यों रखना है अननेसेसरी फॉर्मेलिटी, करेक्ट है। तो वहां पे बोला गया कि कॉमन सील को हम लोग वॉलेंटरी कर रहे हैं, जिसको रखना है रखे, नहीं रखना है ना रखे, बट जो भी कंपनीज ने कॉमन सील अडॉप्ट किया है उनको हर कॉन्ट्रैक्ट पे डालना ही पड़ेगा, बट जिन्होंने नहीं किया है वो ना डाले। इट इज नॉट ऑप्शनल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डालना है डालो, जिसमें नहीं डालना है ना डालो, दैट इज नॉट द वे इट इज। इट इज लाइक जिसने अडॉप्ट किया वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे मारेगा, जिसने अडॉप्ट नहीं किया वो ना आएगा। Got the point? चले आगे। Of its own and its assets are separate and distinct from those of its members. कोई भी मेंबर खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि कंपनी का असेट मेरा है, वो कंपनी का असेट है, तुम्हारा नहीं। Is that clear? ठीक, it is a different person from the members who compose it. जिन्होंने बनाया उससे कंपनी अलग है, therefore it is capable of owning। यहां से पढ़ो, तुम पढ़ो। सुइंग और बीइंग सूड मतलब केस कर भी सकता है, खुद पे केस हो भी सकता है। सूड मतलब होना, सुइंग मतलब करना। Sorted? माताड़े, तेरे को घर जाना है? नक्की? पेंटिंग करनी है? पेंटिंग करनी है? उसका स्ट्रेस बस्टर है पेंटिंग। ओके, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? नोशनल मतलब assumed, deemed to be।
या दैट इज वन थिंग, बट उसके ऊपर क्या दिया है? वो लोग शेयर होल्डर जो क्रेडिटर्स है कुछ भी नहीं है करके हैं? वापिस ओनरशिप है शेयर कंपनी में शेयर्स के अलावा और कुछ और नहीं करता। परफेक्ट परफेक्ट। ओनर है, बट नाम के ओनर है। क्या वो बोल सकते हैं कंपनी मेरी है? क्या वो बोल सकते हैं कंपनी के असेट्स मेरे हैं? उनका क्या है? शेयर, जिसके लिए उन्होंने पैसे, दैट्स इट। ठीक है। अभी सिंस कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, तो यहाँ पे दो अलग अलग पर्सनालिटी है। शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। सो कंपनी ने शेयर दिए, बराबर है, और वो परचेज किए किसी पर्सन ने, और वो बन गया क्या? करेक्ट है। अभी ये सेम पर्सन क्या कंपनी के डिबेंचर्स भी खरीद सकता है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स? कैन यू टेल मी? ए जोर से क्या? शेयर्स में डिविडेंड मिलते हैं हाँ, और डिबेंचर में इंटरेस्ट। डिफरेंस आई वांट। दैट्स फाइन, यू आर करेक्ट, बट आई वांट द डिफरेंस। हाँ, परफेक्ट है। जो डिबेंचर खरीदता है वो क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को, और जो शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं कंपनी के। बट बीइंग कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सिंगल इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। मतलब डिबेंचर भी खरीद सकता है और शेयर्स भी। जस्ट बिकॉज मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे हैं, क्या अभी मैं डिबेंचर्स खरीद सकती हूँ या नहीं खरीद सकती हूँ? डेफिनेटली खरीद सकती हूँ। मी बीइंग इंडिविजुअल, मैं कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ सकती हूँ, चाहे वो शेयर होल्डर का हो, चाहे वो डिबेंचर का हो, चाहे वो दोनों। गॉट द पॉइंट? A shareholder cannot be held liable for the acts of the company. Definitely, जब हम उसको खड़ा रख के बोल रहे हैं तो ओनर नहीं है, तो सिर्फ शेयर्स ओन करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो कंपनी एक्ट्स करता है और उसके लिए कुछ कंपनी को नुकसान नहीं होता है, तो वो कंपनी का नुकसान ही है, शेयर होल्डर का नहीं। So he is not the owner, then he is not liable for the acts of the company as well. Got the point? Even if he holds virtually the entire share capital. अभी ये नया है, सैलोमेन में पढ़ेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइवेट कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स होते हैं? प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम, मैक्सिमम 200। ये पढ़ा है बचपन में भी, बराबर है। सो यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी की मैं बात करूं तो उसमें 2 मिनिमम मेंबर्स चाहिए, और 2 ही है। 2 मेंबर्स चाहिए और कितने हैं? 2 ही है। इन दैट सिचुएशन एक शेयर होल्डर के पास टोटल टोटल शेयर कैपिटल कंपनी का 1 लाख रुपए का है। कितने का है? 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। ठीक है, उसमें से 99,000 का शेयर कैपिटल एक बंदे ने होल्ड किया है, 1,000 का दूसरे ने होल्ड किया। ठीक है, सो वर्चुअली पूरा शेयर कैपिटल एक ही बंदे ने होल्ड किया, और अभी कंपनी ने कुछ लॉस खाया या लायबिलिटी खाया, तो क्या हम ये बंदे पे इल्जाम डाल सकते हैं कि तूने गलत काम किया? डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर और कंपनी, चाहे एक ही बंदा पूरा शेयर्स होल्ड करा है। ओपीसी का नाम सुना? ओपीसी, ओपीसी क्या होता है? मतलब एक ही शेयर होल्डर, मतलब जितने शेयर है सारे एक ही के पास है, फिर भी कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग। कंपनी ने गलती की तो कंपनी की गलती, शेयर होल्डर की नहीं, चाहे पूरा का शेयर, पूरा ओनरशिप एक ही के पास है। समझ में आया? The shareholders are not the agents of the company, and so they cannot bind in their acts. The company does not hold its property as an agent or trustee for its member. Company owner है property का, member का agent नहीं। Clear? ठीक है, ओके। मैं सैलोमेन समझाती हूँ, उसके पहले जस्ट एक रीड मारो सैलोमेन को, एक सैलोमेन को रीड मारो। ये जो लीगल पर्सन है ना, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, मेंबर से अलग है, ये यही केस से आया था।
यूके का है, यूके का, इसलिए पाउंड है। अपना कंपनी लॉ ही पूरा यूके का है, ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, अपने हिसाब से अपन चेंज किया बाद में। डन। कुछ समझ में आया क्या बोलने की कोशिश? ये कहीं सीईटी में था, हाँ पढ़ा था ना? ठीक है। अभी बोलू मैं, ठीक। सैलोमैन एक बिजनेसमैन था, ठीक है। सैलोमैन क्या था? एक अकेला, सोल प्रोपराइटर, ठीक है, बिजनेसमैन था। कौन सा बिजनेसमैन था? लेदर मर्चेंट एंड बूट मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट था उसका, ठीक है। अभी उसको लगा कि प्रॉस्परस बिजनेस है अपना, प्रॉस्परस मतलब अच्छा खासा क्या बोलते हैं उसको, ग्रोइंग बिजनेस है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बिजनेस है, बराबर है। तो क्यों ना हम उसको कंपनी में कन्वर्ट कर दें, ऐसा सैलोमैन को लगा, ठीक है। सो अभी सैलोमैन क्या बनाने वाला है? कंपनी। क्या बनाने वाला है? कंपनी, ठीक है। अभी सैलोमैन कंपनी बनाने वाला है तो उसको लगेंगे मेंबर्स, बराबर है, शेयर होल्डर्स लगेंगे। तो उसने शेयर होल्डर्स किस किस को बना दिया? ही हिमसेल्फ, सैलोमैन खुद, उसकी वाइफ, उसके 4 सन्स, 4 सन्स एंड एक, बराबर है, ये बन गए, बराबर है। खुद ने कितना पाउंड का शेयर लिया? एक। वाइफ ने एक, 4 सन ने एक एक, तो 4 हुए, और डॉटर ने एक, तो टोटल कितने पाउंड के शेयर कैपिटल किए? बराबर है, £7 का क्या खरीदा उन्होंने? शेयर्स खरीदा, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये जो कंपनी उसने फॉर्म की थी उसका नाम क्या था? सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। क्या नाम था? सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, वो नाम था। तो यहाँ पे कंपनी, जो कंपनी लिमिटेड है, वो अलग है सैलोमैन से या सेम सेम है? अलग है, बराबर है। अभी ये जो बिजनेस था बूट मैन्युफैक्चरर का, वो सैलोमैन का था या कंपनी का था? सैलोमैन का था कि कंपनी का था? बराबर है। तो अभी कंपनी अलग है, सैलोमैन अलग है, और बिजनेस सैलोमैन का है, तो उसने कंपनी को बिजनेस बेच दिया। खुद की कंपनी नहीं है ना, वही तो बात है, बराबर है। सैलोमैन कंपनी लिमिटेड को उसने क्या कर दिया? अपना बिजनेस बेच दिया। क्योंकि हम तो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि मेंबर अलग कंपनी अलग, तो वो बिजनेस किसका था? मेंबर का। कंपनी अलग है तो उसने बिजनेस कंपनी को बेच दिया, बराबर है, ठीक है। तो कंपनी को उसने सिंस बिजनेस बेचा, कंपनी ने परचेज कितने में किया बिजनेस? £38,782,
में परचेज किया। अभी कंपनी का जिम्मेदारी था कि ये 38,000 पाउंड वो सैलोमेन को पे करे, करेक्ट है। और कंपनी ने क्या पूरा कैश में पे किया? तो बोला नहीं, कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए। कितने के डिबेंचर्स इश्यू किए? ओके, कौन से तरीके के डिबेंचर्स थे ये? सिक्योर्ड। कौन से डिबेंचर थे? सिक्योर्ड। अब एक डिबेंचर्स जो होते हैं ना कंपनी में, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। दोनों में फर्क क्या है? सिक्योर्ड पे चार्ज क्रिएट होता है। चार्ज मतलब क्या, लेमैन लैंग्वेज में बताओ। एक asset अगर कंपनी आगे चल के पे ऑफ नहीं कर पाए उसके liability, तो वो जो एसेट है उसको बेच कर अपना पैसा रिटेन तो बेसिकली डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में असेट गिरवी रखा जाता है। कंपनी अपना असेट क्या रखती है? गिरवी। किसके फेवर में? डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में। तो अगर डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा? असेट बेच देगा, लायबिलिटी क्लियर ऑफ कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड। और अगर असेट गिरवी नहीं है तो कौन सा डिबेंचर हुआ? बेसिक समझा? ठीक है, ओके। तो 10,000 पाउंड का क्या दिया? सिक्योर्ड डिबेंचर्स। फिर शेयर्स दिए थे, कितने शेयर्स दिए? 20,000 पाउंड के। और बाकी का अमाउंट क्या बचा? 8,782 पाउंड। 782 पाउंड ये दिया कैश में। ये ट्रांजैक्शन हुआ था, बराबर है। अभी कंपनी कुछ साल तो बढ़िया चली, उसके बाद आया कंपनी में प्रॉब्लम। कंपनी में क्या आया? प्रॉब्लम। तो कंपनी चली गई इंसॉल्वेंसी में, लिक्विडेशन में। मतलब क्या होने वाला था? कंपनी बंद। ठीक है, नाउ कंपनी जब बंद होता है तो असेट्स को वैल्यू करते हैं और फिर पेमेंट किया जाता है। तो अगर हम हायरार्की देखें तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, इंसॉल्वेंसी के खर्चे, लिक्विडेशन के खर्चे, कोर्ट के खर्चे, गवर्नमेंट के टैक्सेस, वो सारे पहले पे होते हैं। उसके बाद तुम क्रेडिटर्स को पे करते हो और उसके बाद तुम शेयर होल्डर्स को पे करते हो। शेयर होल्डर्स में भी पहले प्रेफरेंस फिर इक्विटी, ठीक है। और डिबेंचर्स में पहले सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड, ऐसे पेमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असेट के वैल्यू किए, तो अगर असेट का जो वैल्यू किया था ना वो कितना निकला था? 6,050 पाउंड, इतना ही असेट निकला, ठीक है। और कंपनी में ना सैलोमेन का डिबेंचर होल्डर छोड़ के अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स भी थे जिसपे असेट गिरवी नहीं था। कितने थे? अभी दो डिबेंचर होल्डर्स है ना, एक सैलोमेन जिसके पास सिक्योर्ड है, दूसरे अनसिक्योर्ड वाले जिसके जिसके पास कितने के डिबेंचर्स है? 8,000 पाउंड के। अभी असेट तो 6,000 का ही है जो किसी को भी पूरने नहीं वाला, क्योंकि सिक्योर्ड 10,000 है और अनसिक्योर्ड 8,000 है। बट दोनों में से प्रायोरिटी वाइज रीपे कौन होगा? तो ये 6,000 किसको चला गया? सैलोमेन को। अभी दिक्कत ये है कि लोगों ने बोला कि सैलोमेन का बिजनेस, सैलोमेन ने कंपनी फॉर्म किया, शेयर होल्डर भी वही, उसका परिवार, डिबेंचर होल्डर भी वही, असेट बेच के भी उसी को पैसा मिल रहा है। तो अनसिक्योर्ड वाले बोले तो फिर हम क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो अनसिक्योर्ड वालों ने केस किया और बोला कि ये जो कंपनी फॉर्म किया था ना, ये मियरली सैलोमेन सिर्फ उसका सैलोमेन का सिर्फ वो एजेंट है। मतलब जो सैलोमेन बोल रहा है वो कंपनी कर रहा है। इट इज मियर अ शैम। शैम मतलब क्या होता है? एक फ्रॉड, फेक। इट इज जस्ट द शैम, और ये रियल कंपनी नहीं है, ऐसा इल्जाम लगा था, ठीक है। तो सिंस तुमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पढ़ा, तो सैलोमैन वाज द केस जहां पे एक्चुअली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया गया था और पीछे देखा गया था कि एक्शंस क्या हो रहे हैं। और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे एक ही के पास वर्चुअली सारा शेयर्स क्यों ना हो, बट जब भी कंपनी फॉर्म हो जाती है तो वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करती है, वो मेंबर से अलग होती है। इसीलिए यहाँ पे जो भी 6,000 पाउंड थे वो किसको पे किए गए? सैलोमेन। और यहां से आया था कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इसीलिए ये केस के बाद कोर्ट्स ना बहुत सोच समझ के कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करते हैं कि कहीं गड़बड़ तो ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट करने के बाद भी कुछ मिला नहीं। समझ में आया केस? नक्की
मुझे रीड करने की जरूरत है? एवरीबडी न्यू किड्स, समझा? समझा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कौन होता है? यूके का टॉप कोर्ट। जैसे अपने पास सुप्रीम है, यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक। ओके, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस पढ़ो, चलो जल्दी। एक मतलब बता दूं, ये टेक्निकल है, सिंस एरियल टॉप ड्रेसिंग, जब भी फार्म पे पेस्टिसाइड और केमिकल स्प्रे किया जाता है एयर के थ्रू, तो हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जाता है, उसको एरियल टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से मुझे ये केस में तुम बताना ध्यान से। वॉशरूम नहीं गया था, मुझे लगा वॉशरूम में। तुमने मुझे एक सवाल नहीं पूछा, ये सुपरा मतलब क्या होता है? सुपरा इज अ लैटिन टर्म जिसको बोलते हैं अबाव। तो ये जो ली फार्मिंग का प्रिंसिपल था, कहाँ से आया था? सैलोमेन के से। किधर दिया सैलोमेन का केस? अबाव। नेक्स्ट टाइम पूछोगे नहीं ना तो बताऊंगी नहीं। पढ़ लिए, इग्नोर हो गया। मैं ही थी, सुसु करके। हुआ क्या? हुआ पढ़ा? क्या बोला है? ली ने कंपनी फॉर्म किया था, ठीक है।
एरियल टॉप ड्रेसर, मतलब जो एरियल टॉप ड्रेसिंग के लिए। ओके, कंपनी करता था एरियल टॉप ड्रेसिंग, हाँ। ठीक है। तो ली एक क्वालिफाइड पायलट, हम्म तो उसने मतलब उसने कंपनी फॉर्म नहीं किया था, उसने कंपनी का शेयर सेल किया। हम्म तो उसने कुछ कितना शेयर हेल्ड किया था? वन ऑफ द मतलब सारे एक छोड़ के? मेजॉरिटी शेयर उसने हेल्ड किए। परफेक्ट। तो उसने खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए शेयर होल्डर का वोट्स लगता है। अभी सारे शेयर्स एक छोड़ के उसी के पास थे, तो उसी ने खुद को ही क्या अपॉइंट कर दिया, एमडी। मतलब काम भी वही कर रहा है, ओनर भी वही है। ठीक, आगे। आर्टिकल थ्रू खुद को ही पायलट अपॉइंट किया सैलरी। मतलब एमडी भी है, चीफ पायलट भी है, और ओनर भी है, शेयर होल्डर भी है, सब कुछ खुद है। हाँ ठीक, फिर? प्लेन क्रैश में मर गया इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो बाद में उसकी वाइफ ने कंपनसेशन मांगा कंपनी से, और ये मतलब रीजन दिया कि वो उसका हस्बैंड एम्प्लॉयमेंट के बीच मर गया, इसलिए कॉम्पनसेशन चाहिए। ठीक। कंपनी ने वो क्लेम अपोज किया कि एक ही टाइम पे सेम पर्सन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं रह सकते। क्यों ऐसा बोला? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ली है। हाँ, क्योंकि वो ओनर भी था और उसी ने खुद को ही एमडी और पायलट अपॉइंट किया, तो एम्प्लॉयर भी खुद बन गया और एम्प्लॉय भी खुद बन गया। परफेक्ट। हाँ, आगे। बाद में प्रिवी काउंसिल ने हेड किया कि प्रीवी काउंसिल कौन है? ब्रिटिशर्स कोर्ट। ब्रिटिशर के टाइम पे जो कोर्ट हुआ करता था उसको प्रीवी काउंसिल बोलते हैं। ठीक। कंपनी डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन थे, Perfect. क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, जिस वजह से उनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हुआ। परफेक्ट। और मतलब उसी में वो पायलट बन गया कंपनी का, हाँ। सर्वेंट ऑफ द कंपनी। तो इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं, सिंस कंपनी और ली सेपरेट है, इजीली इट इज पॉसिबल कि ली खुद ही एम्प्लॉयर भी है और एम्प्लॉय भी है, बट इवेंचुअली वो काम किसके लिए कर रहा है? कंपनी के लिए, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए उसको कॉम्पनसेशन दिया गया। समझ में आया? इजी। मास्टर एंड सर्वेंट दोनों सेम टाइम पे, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। करेक्ट है। ओके। और एक कंडोली, ये मस्त है, ये तुमने डिसाइफर कर दिया ना तो मैं मान। कंडोली टी एस्टेट, कम ऑन। कंडोली भी था, मैंने ही बताया यार। ठीक है, चलो कर दो। थर्ड चैप्टर से ही अपना पोर्शन चालू करूं? सब तो पढ़ लिया अपन। Ad valorem is no, ad valorem is duty on value। मतलब अगर तुमने 20 लाख में कुछ बेचा है और बोला है 20% ड्यूटी है, तो 20 लाख पे 20% इज ad valorem ड्यूटी। इट इज ड्यूटी ऑन वैल्यू, इज ad valorem ड्यूटी। समझा क्या? है ना? ड्यूटी ऑन वैल्यू। जैसा तुम टैक्स में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करता है, तो वो तुम रेट किस पे लेता है? वैल्यू पे। दैट इज ad valorem ड्यूटी। ठीक है। घर बेचा 25 लाख का, बोला है स्टैम्प ड्यूटी 3% भरनी है, तो वैल्यू पे 3% है, दैट इज ad valorem। ठीक। अभी का केस है ये, 1886 कैलकाटा हाई कोर्ट। अभी जब ये प्रॉपर्टी बेचते हैं और प्रॉफिट्स होता है, तो टैक्स भरना पड़ता है कि नहीं? भरना पड़ता है ना। प्रॉपर्टी मैंने तुमको बेचा, मैंने खरीदा था 10 लाख में, मैंने तुमको बेचा 20 लाख में, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। उस पर मुझे क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। शुभम इज फुल एक्टिव इन कंपनी।
कंपनी लॉ अच्छा लगता है देखो। नहीं चप्पल है। मजबूत वाला देख के लेके आना। डन। बोलू। ठीक है बोलू। कंडोलिटी। ओके। क्या था यहाँ पे। हाँ। सर्टन पर्सन्स थे। उन्होंने टी एस्टेट तो बताएगा। बता। 10% थे, उन्होंने टी एस्टेट एक कंपनी से ट्रांसफर किया था। ओके वो सर्टन पर्सन थे जिन्होंने टी एस्टेट मतलब चाय का बाग। जिस कंपनी में वो शेयर होल्डर थे और बाद में एग्जेम्पशन मांगा एक सेकेंड हाँ एक सेकेंड होल्ड करना। सो कुछ पर्सन्स थे। ABC बोलू। ये 3 लोग थे ठीक है। उनका ओनरशिप था। किसमें ओनरशिप था टी एस्टेट में। ठीक है। और वो लोग ने ये ओनरशिप टी एस्टेट का ट्रांसफर किया पी लिमिटेड को। किसको ट्रांसफर किया पी लिमिटेड ठीक है। या कॉन्डली टी कंपनी लिमिटेड को तो के लिमिटेड बोलो। किसको ट्रांसफर किया के लिमिटेड को। जहां पे वो लोग क्या थे। अगर वो लोग शेयर होल्डर्स थे मतलब वो लोग क्या थे ओनर्स। ठीक है। अभी द पॉइंट इज टी एस्टेट भी उन्हीं का था और उन्होंने कंपनी को बेचा जहाँ पे वही खुद क्या थे ओनर्स। समझ में आ रहा है। तो वो लोग ने बोला कि हम ड्यूटी नहीं भरेंगे। हम टैक्स नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे। वो बोले हम पहले भी ओनर थे। हम आज भी ओनर है। सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ गया है। हमारे नाम से कंपनी के नाम पे गया है। तो ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो हम ड्यूटी नहीं भरेंगे क्योंकि ड्यूटी तो तब होता है जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पहले भी हम ही ओनर थे। अभी भी कंपनी में हम ही ओनर है। तो सिंस देयर इज नो ट्रांसफर देयर इज नो ड्यूटी। ऐसा बोले। बट हमको तो पता है बचपन से कि शेयर होल्डर अलग कंपनी अलग। तो यहाँ पे कंपनी को टी एस्टेट दिया था या शेयर होल्डर्स को दिया था कंपनी को। तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। और अगर इंडिविजुअल से कंपनी के पास गया तो ट्रांसफर माना जाता है। और ट्रांसफर माना गया तो उस पर ड्यूटी आनी चाहिए। समझा। तो ड्यूटी भरनी पड़ेगी। माफी नहीं। एग्जाम्पशन मतलब माफी फॉरगिविंग। नो ड्यूटी। क्लियर। कन्वेयंस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। वो डॉक्यूमेंट जिससे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसको कन्वेयंस। चलो एक आखिरी पढ़ो। न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से पढ़ो। ये भी था मीटिंग शायद। तुम बोलो वो सही। मुझे तो याद नहीं है। मैंने कौन से बैच को क्या पढ़ाया मुझे वो भी याद नहीं है। पढ़ा देती हूँ। टेलीफोन डायरेक्टरी बनाना था। टेंडर पता है क्या होता है टेंडर। जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट देना होता है तो सब लोग अपना अपना कोड्स देते हैं। समझ गया।
इधर Student business. Second paragraph, last. अवेयर, हाँ, नॉलेज, कंसिस्टिंग ऑफ नॉलेज, वेल अवेयर, नॉलेजेबल, experienced. Done? हुआ क्या? एकदम इजी है, नहीं? तो मेरे को ऐसे गलत बोल दिया मैंने कुछ, सॉरी। कुछ समझा हुआ क्या है सिनारियो? एक ही पैराग्राफ समझा? अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ दूं फिर एक बार? चलो, पढ़ते पढ़ते समझा देती हूँ क्या हुआ है। द एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन बी रिगार्डेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, बराबर है? तो बोलते हैं शेयर होल्डर एक्सपीरियंस्ड है तो इट इज एज गुड एज कंपनी को एक्सपीरियंस है, ठीक? ये लाइन वो बोलता है। So the tender of a company, New Horizons Limited, for publication of telephone directory was not accepted by tender evaluation committee on the ground that company had nothing on the record to show that it had technical experience required to be possessed to qualify for tender. अभी टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने के लिए टेंडर ओपन हुआ था जहां पे न्यू होराइजन्स लिमिटेड ने अप्लाई किया था, बट न्यू होराइजन्स लिमिटेड को खुद को टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो जो इवैल्यूएशन कमिटी था ना, उसने वो टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इतना समझ में आया? फिर अपील किया उन्होंने, इवैल्यूएशन कमिटी के खिलाफ अपील किया। किधर अपील किया? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने भी सेम ही बोला कि न्यू होराइजन्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है, टेंडर शुड बी रिजेक्टेड। इतना समझ में आया? Okay. The judgment of Delhi High Court was reversed by Supreme Court. दिल्ली ने बोला कि नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया, मतलब कुछ अलग बोला। ठीक, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जो न्यू होराइजन्स लिमिटेड था ना, ये एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज, ठीक है? तो एक जॉइंट वेंचर है जो उसने टेंडर में बताया है। पहला, हर एक का एक्सपीरियंस फिर काउंट होना चाहिए सिंस वो जॉइंट वेंचर है। तो उसका जॉइंट वेंचर किस किस के साथ था? एक था टीपीआई विच इज थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड, एलएमआई लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एंड डब्ल्यूएमएल वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड, ठीक है? as well as IIPL Integrated Information Private Limited had to be taken into consideration. Since वो joint venture है तो अकेला न्यू होराइजन का हम एक्सपीरियंस नहीं देख सकते, उसके साथ जितनी कंपनी जुड़ी हुई है सबका एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। Clear? If the tender evaluation committee had adopted the approach of prudent businessman, बोला अगर अक्कल वाले होते ना, वाइज होते, यहाँ पे प्रूडेंट का मतलब वाइज, तो टेंडर इवैल्यूएशन कमिटी अगर वाइज होता ना तो वो सबका एक्सपीरियंस काउंट करता, सिर्फ न्यू होराइजन का नहीं। ठीक, ऐसा बोला। Seeing through the veil covering the face of NHL, it will be found that as a result of reorganization in 1992, पहले तो न्यू होराइजन अलग था बट वो रीऑर्गेनाइज हुआ 1992 में। The company is functioning as a joint venture. Reorganize करके क्या बन गया? Joint venture. Wherein Indian group TPI, LMI, WML, Mr. Arun Puri had 60% shares. इन सबका ये सारे शेयर होल्डर्स थे। ये सारे क्या थे? कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकता है ना, बराबर है? तो ये सारे कंपनी शेयर होल्डर थे। मिस्टर अरुण पुरी शेयर होल्डर था और सिंगापुर बेस्ड कंपनी IIPL भी शेयर होल्डर था, जिसके पास क्या था? 40% शेयर।
तो अगर ये कंपनी जो शेयर होल्डर है उनके पास एक्सपीरियंस है डायरेक्टरी का, तो फिर वो एक्सपीरियंस किसका मानना चाहिए? न्यू होराइजन्स का। वही बताने की कोशिश करें वो लोग, ठीक है। बोथ हैव contributed towards the resources of joint venture in form of machines, equipment and expertise। सब कंट्रीब्यूशन किया वो लोग ने, मशीन्स भी कंट्रीब्यूट किया जॉइंट वेंचर में, इक्विपमेंट्स भी एंड एक्सपर्टीज भी। The company is in nature of partnership between Indian group of companies and Singapore। IIPL किधर का था? सिंगापुर। बाकी 3 किधर के थे? इंडिया के। और सबका जॉइंट वेंचर था न्यू होराइजन में, ठीक। Who have jointly undertaken this commercial enterprise wherein they will contribute to the assets and share the risks। In respect of joint venture, the experience of company can only mean the experience of the joint venture। सिर्फ अकेले न्यू होराइजन का नहीं देख सकते, हमको किसका एक्सपीरियंस देखना है? जॉइंट वेंचर का। मतलब 3 कंपनी प्लस अरुणपुरी प्लस तुम्हारा IIPL जो सिंगापुर में था, राइट। The Indian group of companies TPI, LMI and WML and Singapore based company which is IIPL। That was the case। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स बोला और बोला कि इनको तो एक्सपीरियंस है ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो एक्सपीरियंस नहीं है? Got the point? शेयर होल्डर था ना, इसीलिए नाम दिया। So there were 3 companies Indian based plus Arun Puri was an individual shareholder and plus Singapore based। तो ये सबका शेयर होल्डर का जॉइंट वेंचर। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।